नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होगा, जो सी-टेट कक्षा 6 से 8 के लिए सोशल स्टडी यानी सोशल साइंस का होगा। जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, संसार में प्रचलित रोपड़ कृषि की सही विशेषता का चयन निम्नलिखित में से कीजिए। रोपड़ कृषि के बारे में बताना है। ऑप्शन है, यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। इस प्रकार की कृषि में भूमि का गहन उपयोग करने के लिए कृषक अपने पूरे परिवार के साथ लगा रहता है। यह कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है। इसमें प्रति एकड़ उपज कम होती है। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है। जो रोपड़ कृषि होती है ये वाणिज्यिक कृषि होती है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। और इसमें फसल क्या क्या होती हैं वाणिज्यिक यानी रोपड़ में? चाय, कहवा, काजू, रबर, केला, कपास, ये सब यानी एकल फसलें जो उगाई जाती हैं वो आती हैं वाणिज्यिक प्रकार कृषि यानी रोपड़ कृषि में। ठीक, ये आप लोगों से रोपड़ कृषि के बारे में ये भी इसका भी नाम दे के पूछ सकता है कि चाय, कहवा, काजू कौन सी कृषि की जाती है, तो या तो वाणिज्यिक रख देगा या रोपड़ कृषि रख देगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ निम्नलिखित में से किस नगर को हमेशा प्राप्त है? ऑप्शन है, कोची, बेंगलुरु यानी बंगलोर, पुणे, चंडीगढ़। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ ये बंगलुरु को प्राप्त है, यानी बंगलोर को ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, इसे हाईटेक सिटी भी बोला जाता है। हाईटेक, इसे हाईटेक सिटी भी बोला जाता है। ये भी पूछता है हाईटेक सिटी किसे बोला जाता है, तो बेंगलुरु को बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है। ऑप्शन है, देश का प्रत्येक नागरिक, कानून लागू करने के लिए उत्तरदायी नौकरशाही, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि जो होता है वही राज्य की विधायिका है। ठीक, राज्य के 3 प्रमुख अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3। 3 कौन कौन होते हैं? देखिए, विधायिका, पहला है विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। ठीक, ये 3 होते हैं राज्य के अंग। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवारण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो फौजदारी कानून के बारे में बात करना है। ऑप्शन है, सबसे पहले न्यायालय में मामले को दर्ज कराया जाता है और इसके बाद पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। ये तो गलत है।
सबसे पहले पुलिस के बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। इसके बाद केवल प्रभावित पक्ष की ओर से संबंधित न्यायालय में याचिका दायर करानी होती है। ये भी गलत है, सिर्फ प्रभावित ही कैसे कर सकता है। सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है और इसके बाद ही अदालत में मामला दर्ज किया जाता है। ये सही हो लग रहा है, लेकिन चौथा भी देख लेते हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जाती है, केवल प्रभावित पक्ष की ओर से संबंधित न्यायालय में याचिका दायर करानी होती है। ये गलत। पहले आप जो है रिपोर्ट दर्ज कराएंगे तभी जो है आपकी सुनवाई होगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। अपराध की जांच के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन है, अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूत आरोपी के दोषी होने का संकेत दे रहा है तो वह अदालत में प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। ठीक, और दूसरा ऑप्शन रखा है कि पुलिस हिरासत में लिए गए इकबालिया बयान को पुलिस आरोपी के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। ये भी गलत है। सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पुलिस को जांच के दौरान किसी को सताने या पीटने या गोली मारने की अनुमति नहीं देती है। ये भी बात सही है। अभी देखते हैं कौन सबसे सही है। कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं यह निर्धारित करना पुलिस का काम है। ये भी गलत है। ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पुलिस को जांच के दौरान किसी को सताने या पीटने या गोली मारने की अनुमति नहीं देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन से दो कथन हैं। पहला है, भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिक को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है यदि वह समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अन्यायपूर्ण है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन इधर दिया है, देखिए सही विकल्प चुनना है। ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत है। ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है। देखिए भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी है। ये बात सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिक को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है यदि वह समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अमान्य है। सही है, दोनों सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निर्देश प्रश्न संख्या 37 से 39 तक नीचे दिए गए अवतरण को पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। मतलब 37, 38, 39 का उत्तर इसी से देना है। अवतरण है, पहिएदार कुर्सी यानी व्हील चेयर का प्रयोग करने वाले रंजन की कक्षा विद्यालय भवन की तीसरी मंजिल पर लगती है। वह प्रत्येक दिन सहायक की प्रतीक्षा करता है जो उसे उठाकर विद्यालय की भीड़ से होकर ले जाता है। ठीक, पहिएदार कुर्सी यानी व्हील चेयर का उपयोग करने वाले रंजन यानी रंजन जो है वो विकलांग की श्रेणी में आ रहा है। रंजन की कक्षा विद्यालय भवन की तीसरी मंजिल पे लगती है, मतलब उसकी तीसरी मंजिल पे क्लास चलती है। वह प्रत्येक दिन सहायक की प्रतीक्षा करता है जो उसे
उठाकर विद्यार्थी की भीड़ से होकर ले जाता है। अब देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है? ऑप्शन है अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 25। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 15। ठीक, अनुच्छेद 15। इसमें बोला गया है कि मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। लेकिन ये भी बात किया गया है कि स्त्री, बालक या किसी रूप में असक्षम के लिए अलग से प्रावधान करने की बात भी निहित है, इसी अनुच्छेद 15 में कहा गया है। इसलिए ये जब ऊपर लेके जा रहा है इसे भीड़ से उठाकर, तो ये गलत नहीं है। ठीक, और 370 ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है, ये तो हटा दिया गया है, सबको पता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विकलांगता अधिनियम 1995 के किस प्रावधान का पालन विद्यालय नहीं कर रहा है? ऑप्शन है विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य धारा वाली और संयोजित शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा के लिए योजनाएं और कार्यक्रम, विकलांग व्यक्तियों के शिक्षा के अधिकार, रैंप वाले सार्वजनिक स्थानों और भवनों तक सुरक्षित पहुंच। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, रैंप वाले सार्वजनिक स्थानों और भवनों तक सुरक्षित पहुंच की जो है वो व्यवस्था नहीं कर रहा है। रैंप मतलब जानते हैं? रैंप मतलब होता है ढलान, जैसे हॉस्पिटल वगैरह में बना होता है ना, ऐसे ढलान उसी तरह से बनाना होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, रंजन के प्रति सहानुभूति के विकास के लिए विद्यार्थियों के साथ किया गया निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक उपयुक्त होगा? ऑप्शन है विकलांगता अधिनियम पर एक भाषण देने के लिए किसी वकील को आमंत्रित करना, व्हीलचेयर कैसे ऊपर उठाया जाए इस पर विचारावेश, रंजन को सीढ़ियों से ऊपर ले जाने और नीचे लाने के लिए विद्यार्थी को कहना, एक भूमिका निर्वाह नाटिका का आयोजन करना जिससे विद्यार्थी व्हील चेयर में ले जाने को अनुभव कर सके। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक भूमिका निर्वाह नाटिका का आयोजन करना जिससे विद्यार्थी व्हील चेयर में ले जाने को अनुभव कर सके। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। किसी ऐतिहासिक वार्डन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए? ऑप्शन है कार्यात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना, मूल्यपरक निर्णय देना, लोकप्रिय घटनाओं को उजागर करना, प्रसिद्ध व्यक्तियों का मूल्यवर्धन। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, किसी ऐतिहासिक वार्डन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए? तो कार्यात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप नए राज्य पाठ में चोल विषय पढ़ा रहे हैं। ठीक, आप एक नया पाठ पढ़ा रहे हैं जिसमें चोल विषय पर पढ़ा रहे हैं। पाठ के अंत में अन्यत्र खंड में चीन के तांग राजवंश पर सूचना दी गई है। कक्षा 7 हमारे अतीत सेकेंड, पृष्ठ संख्या 28। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते इस पर विचार विमर्श करते समय आपका शैक्षिक विचार क्या होगा? ऑप्शन है विद्यार्थियों को रोचक तथ्यों के प्रति जागरूक करना, विद्यार्थियों को चीन के अतीत पर कल्पना करने का अवसर देना, विभिन्न समाज में ऐतिहासिक विकास की तुलना करना, विद्यार्थियों को विश्व इतिहास से परिचित कराना। इसका सही ऑप्शन कौन सा है?
41 नंबर का प्रश्न है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विभिन्न समाज में ऐतिहासिक विकास की तुलना करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन करते हैं। आपकी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया चुनिए। ऑप्शन है, पढ़ाए जा रहे अभ्यास को पढ़ाना बंद कर दूंगा, सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करूंगा, इन टिप्पणियों पर ध्यान नहीं दूंगा, विद्यार्थियों को दंडित करूंगा। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन करते हैं तो इसमें हो जाएगा सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करूंगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पढ़ाने के लिए दिए गए उपायों ए, बी और सी में सबसे उपयुक्त उपायों को चुनिए। ऑप्शन है, व्यक्ति अध्ययन, परिभाषाएं, दृश्य सामग्री। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन है 2 और 3, 1 2 3, 1 2 1 3। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3 सही है। सामाजिक और राजनीतिक जीवन पढ़ाने के लिए व्यक्ति अध्ययन और दृश्य सामग्रियां, परिभाषा कोई महत्व नहीं रखता है। अगला प्रश्न है, पाठांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग है परीक्षा के लिए प्रश्न सुझाना, अध्याय से महत्वपूर्ण भागों की पहचान करना, सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना, विद्यार्थियों के लिए अध्याय का सारांश प्रस्तुत करने में शिक्षकों की सहायता करना। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? 44 नंबर का प्रश्न है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना सबसे उपयुक्त यही है। अगला प्रश्न है, सतत और समग्र मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन है, विद्यार्थियों को अंक देकर प्रेरित करना, गलत है। विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना, अब पहले नीचे देख लें। विषय वस्तु के बारे में विद्यार्थियों के प्रत्यास्मरण का परीक्षण करना, गलत है। विद्यार्थियों की तुलना पर उनके रैंक निर्धारित करना, ये भी गलत है। प्रोत्साहन देना, ये सही है। ठीक, प्रोत्साहन देना ये सही है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इतिहास आपके लिए सहायक होगा। कैसे सहायक होगा? ऑप्शन है, वर्तमान का कैसे विकास हुआ यह समझने में, हमारे भौतिक और सामाजिक विकास की गतिविधि को समझने में, अतीत की वर्तमान से तुलना करने में। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है 1 3 1 2 1 2 3 2 3। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3 सही है। वर्तमान का कैसे विकास हुआ ये समझने में और अतीत की वर्तमान से तुलना करने में। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोतों पर आधारित एक कार्य योजना यानी प्रोजेक्ट कराना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है? इसमें कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है? ऑप्शन है, आत्मकथाएं, समाचार पत्रों का पूरा लेखागार, मौखिक इतिहास, उपन्यास। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपन्यास। उपन्यास जो है ये प्राथमिक स्रोत नहीं माना जाता, बाकी आत्मकथाएं, समाचार पत्र का पूरा लेखागार, इतिहास, मौखिक इतिहास, ये सब प्राथमिक में आता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया है? सामाजिक विज्ञान में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? ऑप्शन है, इतिहास, मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भूगोल। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी,
मनोविज्ञान को शामिल नहीं किया गया है। ठीक, मनोविज्ञान की जगह इसमें शामिल किया गया है किसको? अर्थशास्त्र को। अर्थशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, भूगोल, ये 4 हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब विभिन्न संदर्भों में रहने वाले 2 व्यक्तियों की स्थितियों पर कोई वर्णन किया जाता है तब सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए जिससे कि वे, ऑप्शन है, उनमें से आदर्श पात्र की पहचान कर सके, उनमें जाति वर्ग लिंग में भेद करे, उस वर्णन के बारे में मूल्यपरक निर्णय करे, उनके माध्यम से प्रस्तुत सूचना का परीक्षण करें। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जब विभिन्न संदर्भों में रहने वाले 2 व्यक्तियों की स्थितियों पर कोई वर्णन दिया जाता है तब सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को अपने विद्यार्थी को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए जिससे कि वे उनके माध्यम से प्रस्तुत सूचना का परीक्षण करें। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है? ऑप्शन है, ऐसे तथ्य से भरपूर जिन्हें याद रखना जरूरी है, यह विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है, यह कम वैज्ञानिक और धारणाओं पर आधारित है, यह वास्तविक जीवन और रोजगार दिलाने के लिए उपयोगी नहीं है। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यह विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? ऑप्शन है, परस्पर आदर, दक्षता, उपभोक्तावाद, प्रतिस्पर्धा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, परस्पर आदर। सामाजिक समानता के सिद्धांत को सुनिश्चित करने के लिए परस्पर आदर ये मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक चाहता है कि उनके विद्यार्थी नगर निगम को उपलब्ध धनराशि के स्रोत का पता लगाए। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक विश्वसनीय और उपयुक्त होगी? ऑप्शन है, किसी विशेषज्ञ का भाषण आयोजित करना, सरकारी वेबसाइटों को ढूंढना, काउंसलरों के साथ भेंट वार्ताएं, आपस में विमर्श। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरकारी वेबसाइटों को ढूंढना, क्योंकि वहां से नगर निगम की सारी जानकारी मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विषय सामग्री को पाई आरेख के द्वारा सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित किया जा सकता है? ऑप्शन है, तापमान का वितरण, वायुदाब का वितरण, जलाशयों का वितरण, समुद्री लहरों का वितरण। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जलाशयों का वितरण जो है ये पाई आरेख द्वारा अच्छी तरह से प्रदर्शित किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा 6 के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सहायक सामग्री होगी। ऑप्शन है, चार्ट, ग्लोब, एटलस, मानचित्र। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लोब। ग्लोब से आप जो है पृथ्वी का परिक्रमण अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो विषयों ए और बी पर
विचार कीजिए और लिंग समानता के बारे में चर्चा करने के लिए सही विषय चुनिए। ऑप्शन है श्रम की महत्ता, गृह व्यवस्था के उत्तरदायित्व, एक और दो दोनों प्रासंगिक, एक और दो दोनों अप्रासंगिक, केवल एक प्रासंगिक, केवल दो प्रासंगिक। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एक और दो दोनों प्रासंगिक। श्रम की महत्ता, गृह व्यवस्था के उत्तरदायित्व। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान सोचने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? इसमें विद्यार्थियों के इतिहासकारों के समान सोचने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? ऑप्शन है पूछताछ विधि, स्रोत विधि, परियोजना विधि, कहानी सुनने वाली विधि। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्रोत विधि जो है ये सबसे उपयुक्त होगी। अगला प्रश्न है, कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी? एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, एक कहानी सुनाना, किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करना, किसी औद्योगिक कारखानों की यात्रा आयोजित करना। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी औद्योगिक कारखानों की यात्रा आयोजित करना। अगर ऑप्शन में इसको न रखे तब आप जो है इसको लगाइएगा, जो है कि एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। जब ये ऑप्शन पे नहीं रखेगा तब, क्योंकि इसे ऑप्शन में न रखकर भी माना ये प्रश्न दिया हुआ है तब वहाँ पे इसको सही माना है। चलिए अगला प्रश्न, ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रश्न है, यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। इसकी रचना प्राकृत में की गई थी। इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। 3 सही है, 1-2 गलत है, 1 गलत है, 2-3 सही है, 1 सही है, 2-3 गलत है, 2 सही है, 1-3 गलत है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। ये सही है। ये इसकी आकृति, इसकी रचना प्राकृत भाषा में की गई थी, नहीं इसकी संस्कृत भाषा में की गई थी। ठीक, ये संस्कृत भाषा में की गई थी। इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं, मतलब 1028 इसमें सूक्त हैं। ठीक, तो 1 और 3 सही हो जाएगा। मुझे लगता है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये रखा नहीं है। ठीक, तो इसमें इसीलिए स्टार लगाया था, लेकिन ये सही हो जाएगा, 1 और 3 सही है और 2 गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोनाकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक है। यह निम्नलिखित में से किसमें स्थित है? ऑप्शन है आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागर में मोनाकी पर्वत यानी हवाई द्वीप है। हवाई द्वीप जो है ये प्रशांत महासागर में ही है, जो है वहीं पे है मोनाकी पर्वत। ठीक, और ये ज्वालामुखी पर्वत है, ये ज्वालामुखी पर्वत। ये भी पूछ सकता है कैसे बना है, तो ये ज्वालामुखी से बना हुआ पर्वत। ठीक, इसे एक नाम से और भी जाना जाता है। क्या इसे बोला जाता है? व्हाइट माउंटेन। व्हाइट माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी प्रश्न पूछ सकता है। ये हवाई द्वीप यानी मोनाकी पर्वत को व्हाइट माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है। ऑप्शन है बौद्धों के नियम, जैन धर्म की शिक्षाएं, वैदिक कर्मकांड, शिक्षकों के मध्य बातचीत। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो विनय पिटक एक ग्रंथ है, ये बौद्धों के इसमें नियम है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पटवारियों यानी लेखपालों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? ऑप्शन है संबंधित क्षेत्र के पुलिस स्टेशनों का एसएचओ, ग्राम पंचायत का सरपंच, तहसीलदार, जिलाधीश। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? जो पटवारियों के कार्यों की देखभाल करता है वो है तहसीलदार। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये है पटवारियों की देखभाल करने वाला तहसीलदार। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता है, ये सभी भूमिगत दृष्टि से ओझल रूप में पाए जाते हैं, ये पत्थर के औजार बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते थे, ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में संकेंद्रित थे। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? महापाषाणों के विषय में इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंपीय तरंगे नहीं है? इसमें कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है? अनुप्रस्थ तरंगे, पृष्ठीय तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, पोताश्रय तरंगे। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोताश्रय तरंगे। जो ये भूकंपीय तरंगे नहीं है, बाकी ये सब है। अनुप्रस्थ की अगर हम बात करें जो है तो ये हो जाएगा यस। अनुदैर्ध्य की अगर बात करें तो ये हो जाएगी पी तरंगे, और पृष्ठीय तरंगे की अगर बात करें तो ये हो जाएंगी यल तरंगे। तो पी एस यल ये 3 तरंगे हैं, इन्हीं का नाम है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, एडूसैट से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह, रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है, सौर मंडल में खोजा गया एक नया उपग्रह है, एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन नंबर ए, यह एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है जो इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक, और ये कब लॉन्च किया गया था? तो 20 सितंबर 2004 को। ठीक, और कौन से यान के द्वारा किया गया था? तो GSLV-F01 से। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित परिमंडलों में से किसमें मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्या में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं? ऑप्शन है वायुमंडल, जीवमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडल। निम्नलिखित परिमंडलों में से किसमें मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं? तो वो है वायुमंडल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 66। सॉरी, इधर हम कोई गलत कर दिए क्या? अरे कहाँ गया? अच्छा ये है, नहीं इसमें वायुमंडल नहीं होगा, इसमें तो जीवमंडल होगा ना। जीवमंडल। निम्नलिखित परिमंडलों में से किसमें मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्या में भूतापन का कारण प्रभावित करते हैं? तो वो ये है सही जीवमंडल।
ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, जीवमंडल। अगला प्रश्न है, भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्ट शैलों से बना है, निम्नलिखित में से शैलों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये कौन से शैली के बेसाल्ट शैलों से बना है, जो कौन से शैलों की श्रेणी में आता है? ऑप्शन है कायांतरित शैल, अवसादी शैल, बहिर्भेदी आग्नेय शैल, अंतर्भेदी आग्नेय शैल। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहिर्भेदी आग्नेय शैल। बेसाल्ट जो है ये बहिर्भेदी आग्नेय शैल है, और अंतर्भेदी आग्नेय शैल जो है ये ग्रेनाइट हो जाएगा, ये ग्रेनाइट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थलों में से किसमें खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है? तो खनिज निक्षेपों की प्रचुरता कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है पठार, घाटी, मैदान, पर्वत। सही ऑप्शन है पठार। पठारों में जो है सबसे अधिक खनिज पाए जाते हैं, इसी में खनिज के निक्षेप होते हैं, और जो है मैदान पे कम होते हैं, पर्वत में भी कम होते हैं, घाटी में भी कम होते हैं, सबसे अधिक जो होते हैं वो पठार में होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में चुनावों के संबंध में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। अभी दो कथन दिए हैं, इस पे विचार करना है। आइए करते हैं। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, और वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। सरकारें नियमित चुनाव द्वारा बदली जा सकती हैं। ऑप्शन है एक और दो सही है, एक और दो दोनों गलत है, एक और दो एक सही है दो गलत है, एक गलत है दो सही है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एक और दो दोनों सही है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, और वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। ये बात सही है। सरकारें नियमित चुनाव द्वारा बदली जा सकती हैं, ये भी सही है। ठीक, तभी तो चुनाव होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल चारबाग का एक स्थल नहीं है? तो कौन सा एक स्थल नहीं है? ऑप्शन है लाल महल वादी, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, हुमायूं का मकबरा, शालीमार बाग। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जो है मुगल चारबाग में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद नहीं आता है, और बाकी लाल महल वादी, हुमायूं का मकबरा, शालीमार बाग ये सब आता है। इसको जो है वो बनवाया था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अच्छा, ये किसके याद में बनवाया था? ये भी प्रश्न पूछता है। ये बनवाया था बख्तियार काकी। बख्तियार काकी की याद में इसको बनवाया था, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। ग्राम सभा के सचिव का चुनाव उसके सदस्यों द्वारा किया जाता है। जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का द्वितीय स्तर है। ग्राम पंचायत की अवधि 4 वर्ष होती है। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। ठीक,
और ग्राम पंचायत की अवधि 4 साल नहीं, ये 5 साल होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी कविता और विचारों को पंचवाड़ी और बीजक में संरक्षित किया गया है? ऑप्शन है रविदास, मीराबाई, कबीर, गुरु नानक। अगर ऐसे पूछे तो सिर्फ इन्हीं का पूछता है, कबीरदास का। ठीक, अगर ऐसे पूछे तो कबीरदास का टिक लगा दीजिएगा, क्योंकि इनका साखी शबद रामायणी ये भी नाम दे के पूछता है। साखी शबद रामायणी किसकी रचना है? तो कबीरदास की। ठीक, चलिए ये तीनों किस में आती हैं? ये सब बीजक में आती हैं, इसी बीजक में आती हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है गढ़कटंगा के गोड़ राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है यह राज्य केवल नगरों से बना था, यह कमजोर बुंदेलों और मराठों के खिलाफ अधिक शक्तिशाली बना, यह एक समृद्ध राज्य था, इसने जंगली हाथियों को पकड़कर उनको दूसरे राज्यों में निर्यात करने का धन कमाया। 1965 में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया और उन्हें रानी दुर्गावती द्वारा हार का मुंह देखना पड़ा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यह एक समृद्ध राज्य था, इसने जंगली हाथियों को पकड़कर उनको दूसरे राज्यों में निर्यात करने पर धन कमाया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? ऑप्शन है गुप्त काल, गुर्जर प्रतिहार काल, राष्ट्रकूट काल, चालुक्य काल। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रकूट काल का ये कलाकृति है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषता कौन सी है? तो इसमें सही विशेषता कौन सी है? ऑप्शन है यह धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली करने का व्यापार है, यह हुआ व्यापार है जिसमें वस्तुओं की अदला बदली में धन का प्रयोग किया जाता है, यह वस्तुओं के लेन देन को आसान बनाती है, यह खर्चीली और समय साध्य प्रक्रिया है। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यह धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है। ये वस्तु विनिमय पद्धति के अंतर्गत आता है। गांव में आज भी ये प्रचलित है, आज भी गांव में होता है ऐसा। कुछ लोगों के पास कोई और सामान होती है, कुछ लोगों के पास कुछ होता है तो वो आपस में ले दे लेते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसमें छत्रक शैल पाए जाते हैं? तो छत्रक शैल कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है समुद्री गुफा, रेगिस्तान, डेल्टा, हिमनद, हिमोड़। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन नंबर बी, रेगिस्तान। ठीक, रेगिस्तान में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? ऑप्शन है अली वर्दी खान, नादिर शाह, मुर्शिद कुली खान, निजाम उल मुल्क आसफ शाह। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मुर्शिद कुली खां के समय में ये जो है मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। अगला प्रश्न है मिलान करना, एक तरफ वायुमंडल की परतें हैं, दूसरी तरफ विशेषता है। क्षोभ मंडल, आयन मंडल इस परत का एक भाग है। समताप मंडल, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। मध्यमंडल, इसमें ओजोन गैस की एक परत है। बाह्य वायुमंडल, मौसम की लगभग सभी घटनाएं इसी परत में घटित होती हैं। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, नीचे दिया हुआ है। आइए इसका मिलान करते हैं।
क्षोभ मंडल जो हो जाएगा वो मौसम की सभी घटनाएं इसी में होती हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पहले का 4। समताप मंडल की अगर बात करें तो समताप मंडल में इसमें ओजोन गैस की परत होती है, इसका 3 हो जाएगा। मध्य मंडल की अगर बात करें तो मध्य मंडल में जो है उल्का पिंड जल जाते हैं, 2 हो जाएगा। बाह्य वायुमंडल की बात करें तो इसे आयन मंडल भी कहा जाता है, ये हो जाएगा 4, 3, 2, 1। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और इसका मैं इधर लगा भी दिया हूँ, आप लोग इसको देख सकते हैं आसानी से। देखिए, क्षोभ मंडल मौसम की लगभग सभी घटनाएं इस पर घटित होती हैं, जैसे बादल बनना, ठीक, बारिश होना और बिजली चमकना, ये सब। और समताप मंडल इसमें ओजोन पाई जाती हैं और वायुयान के लिए ये सबसे उपयुक्त मंडल है। मध्य मंडल में उल्का पिंड जल जाते हैं। बाह्य वायुमंडल को आयन मंडल कहते हैं, यहीं से रेडियो तरंगे परिवर्तित होती हैं, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में चिकित्सा पर्यटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से 2 कथन पर विचार कीजिए। कौन कौन से हैं? वो विदेशी पर्यटक हैं जो भारत के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से आते हैं जहां उन्हें अपने देश की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। ऑप्शन 2 है, वे भारत के भीतर के ही प्रवासी हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं जहां उन्हें अपने राज्य की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं, ठीक। ऑप्शन है 1 और 2 दोनों सही, 1 और 2 दोनों गलत है, 1 सही है 2 गलत है, 1 गलत है 2 सही है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 1 सही है और 2 गलत है, ठीक। ये जो विदेशी होते हैं पर्यटक, वो आते हैं यहाँ पे जो है अपना इलाज कराते हैं जहाँ पे उन लोगों के यहाँ से यहाँ पे कम सुविधा में हो जाता है उनका इलाज। चलिए अगला प्रश्न है, रमाबाई जो महिला शिक्षा की योद्धा थी कभी स्कूल नहीं गई, फिर उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई, क्यों? देखिए, ऑप्शन है, उन्हें महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पुणे के पास खेड़ा गांव में एक मिशन स्थापित किया। दूसरा है, उनके मिशन ने विधवाओं और गरीब महिलाओं को न केवल पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित किया अपितु व्यवसायिक कुशलताओं की सहायता से स्वावलंबी होने की शिक्षा दी। ऑप्शन सी है, उनके माता पिता पढ़ना लिखना सिखा। ऑप्शन डी है, वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि उनके समय में महिलाओं को इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। तो यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक। इन्होंने आर्य महिला सभा की स्थापना 1881 में की थी। पूछ सकता है कि आर्य महिला सभा की स्थापना कौन किया था, तो वो की थी रमाबाई। कब? 1881 में। अगला प्रश्न है, सन 1856 में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने यह निर्णय किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा? ऑप्शन है, हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, कैनिंग, डलहौजी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कैनिंग। ये कैनिंग माना गया, कैनिंग ही बोला था, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है?
गांधी जी में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है अंग्रेजी शिक्षा ने पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया। अंग्रेजों ने अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा ने भारतीयों को अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया। औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का भाव पैदा कर दिया। पश्चिमी शिक्षा में जीवन के अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की अपेक्षा पाठ्य पुस्तकों पर अधिक बल दिया। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए ये गलत पूछा है तो यही गलत है। अंग्रेजी शिक्षा ने पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया, गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन कथन? पहला है ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए। और दूसरा है यह तय किया गया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए तथा यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को कम किया जाए। तो इसमें सही कौन सा है? तो इसका सही है 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों गलत है, 1 सही है 2 गलत है, 1 गलत है 2 सही है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? 82 नंबर का प्रश्न है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 1 सही है 2 गलत है। यह तय किया गया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए तथा यूरोपीय सिपाहियों को कम किया जाए, गलत है। ठीक, क्योंकि इसमें ब्रिटिश लोगों की संख्या जो है बढ़ाने की बात की गई थी। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, श्री राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पोटित श्री रामलुलु। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, श्री राजगोपालाचारी जो थे ये दक्षिण भारत के एक वयोवृद्ध नमक सत्याग्रह के राष्ट्रवादी नेता थे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है ज्योतिबा राव फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में से किन्हें समर्पित किया? ऑप्शन है उन महिलाओं को जिन्होंने ब्रिटेन में नारी मताधिकार आंदोलन में भाग लिया, उन महिलाओं को जो द्वितीय विश्व युद्ध में, उन भारतीय सैनिकों को जो द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए थे, उन भारतीयों को जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया, उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया था। ठीक, उसी के ऊपर ये गुलामगिरी लिखी गई थी। अगला प्रश्न है भारत में उच्च न्यायालय के संबंध में दिए गए दो कथन पर विचार कीजिए। कौन कौन से हैं? उच्च न्यायालय राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं और उनकी ओर से ही कार्य करते हैं। उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श करने के बाद की जाती है। ऑप्शन है 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों गलत है, 1 सही है 2 गलत है, 1 गलत है 2 सही है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, दोनों गलत है। ठीक, ये उच्च न्यायालय राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं, नहीं, गलत है। ये उच्च न्यायालय राज्य सरकार में जो है शीर्ष न्यायालय होता है। ठीक, और ये सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पर कार्य करता है। ठीक, उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श कर किया जाता है, नहीं, जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी जाती है?
जानी गई जिसे पुर्तगाल भारत से यूरोप ले गए थे? तो कैलिको क्या है? ठीक, इसके बारे में बात करनी है। मसलिन यानी मलमल, फुटकर माल यानी पीस गुड्स, मसाले, सूती कपड़े। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कैलिको जो थे ये सूती कपड़े होते थे। इनका नाम जो है केरल में कैलिको था। सूती कपड़े का नाम केरल में कैलिको था, वो भी कहाँ? कालीकट, कालीकट में। ठीक, कालीकट का कैलिको बहुत फेमस था। कालीकट का कैलिको पूछता है, कालीकट का कैलिको और बुरहानपुर, सूरत, बड़ोदरा का सुनहरी जरी, ये सब जो है सूती वस्त्र की गुणवत्ता और डिजाइन के लिए विख्यात थी। ये बहुत फेमस थे जो है। ठीक, क्या क्या फेमस था? कालीकट का कैलिको, बुरहानपुर, सूरत, बड़ोदरा का सुनहरी जरी। आज भी इससे यहाँ से प्रश्न बनता है, इसको याद करके रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक शिक्षक अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय का भार बहुत है। निम्नलिखित में से सबसे अच्छे उपागम का सुझाव दीजिए जो इस समस्या का समाधान करे। ऑप्शन है, ऐसी विषय वस्तु विकसित करें जो विषय सीमाओं को पार करके कई प्रत्ययों को सिखा सके। क्रियाकलाप छोड़ दे क्योंकि उनका परीक्षण नहीं होता है। प्रत्येक अध्याय से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान कर इन पर नोट्स लिखवाएं। सारे पाठ्यक्रम को जल्दी पढ़ा दें। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? प्रश्न नंबर 87, इसका सही ऑप्शन नंबर ए, ऐसी विषय वस्तुएं विकसित करें जो विषय सीमाओं को पार करके कई प्रत्ययों को सिखा दे, यही सही है। अगला प्रश्न है, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार के खनन को कहा जाता है। ऑप्शन है, प्रवेधन, उत्खनन, विवरित खनन, कुपकी खनन। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कुपकी खनन। जब अधिक गहराई में खोदा जाता है तो उसे कुपकी खनन बोला जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, लद्दाख में पाए जाने वाले यूरेनियम एक उदाहरण है। ऑप्शन है, भंडार संसाधन का, निक्षेप संसाधन का, वास्तविक संसाधन का, संभाव्य संसाधन का। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, संभाव्य संसाधन का। ठीक, जो यूरेनियम है ये संभाव्य संसाधन का है, क्योंकि यहाँ पर यूरेनियम भंडार होने की जानकारी मिली है और इसका खनन कार्य नहीं हो रहा है। अगला प्रश्न है, गर्म जल के झरने डॉट से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। ऑप्शन है, पवन ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, भूतापी ऊर्जा। गर्म जल के झरने भूतापी ऊर्जा से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। ये हो गए आज के 60 प्रश्न SST के। ठीक, थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।